बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। IAS 16 आपको समझ आ गया? अगर आपको IAS 16 समझ आ गया है ना, तो आपके लिए IAS 40 जरा सा भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल IAS 16 की कॉपी है। और IAS 40 आया भी बाद में था। सबसे पहले हमारे पास IAS 16 ही था। हम लोग IAS 16 के मुताबिक ही तमाम तरह एसेट्स को लेके चल रहे थे। IAS 40 का इंट्रोडक्शन भी बाद में हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, बुक में पढ़ने से पहले हम लोग जरा यहां पर इस चीज को समझते हैं कि बेसिकली IAS 40 है क्या। ये ऐसे समझें जैसे मैं इस पूरे चैप्टर की ना आप लोगों को एक समरी बताने लगा हूं। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और अगर आपको ये वाला ये जो ट्री डायग्राम सा अभी मैं बना के आप लोगों के सामने शेयर करने लगा हूं, अगर ये समझ आ जाता है ना, समझ लो IAS 40 खत्म हो गया हमारा। इसके अलावा IAS 40 में कुछ भी नहीं। जैसे हम लोग अभी सपोज करते हैं बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हमारे नॉन करंट एसेट्स ही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी नॉन करंट एसेट से ही हैं, लेकिन इनको पीपीई से सेपरेट कर लिया। इनको पीपीई से सेपरेट कर लिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मोस्टली केसेस में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है ना, वो लैंड एंड बिल्डिंग है। वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में जो हमारे पास एसेट मौजूद है ना, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है, वो हमारे पास होता है लैंड एंड। ये मैंने लैंड एंड बिल्डिंग लिया किसी भी एक बिजनेस के लिए। अच्छा, अब इसके ना देखा जाता है यूजेज, कि हम इस लैंड एंड बिल्डिंग को यूज क्या कर रहे हैं, और यूज के ऊपर हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि इसको कौन से स्टैंडर्ड में जाना चाहिए। इनके जो यूजेज होते हैं ना इस लैंड एंड बिल्डिंग के, वो तीन किस्म के यूजेज हमारे पास हो सकते हैं। जैसा कि ये अगर अपने पास आप लोग बना लेंगे तो काफी हेल्प करेगा, लेकिन पहले बात ना समझ लीजिएगा, फिर आप लोगों ने इन तमाम चीजों को देखना है। लैंड एंड बिल्डिंग तीन किस्म के यूजेज हैं। फर्स्ट यूज इसका हमारे पास होता है फॉर सेल। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लैंड एंड बिल्डिंग यूज्ड इन बिजनेस। ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, इसे कहा जाता है ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑनर्स मतलब बिजनेस एंटिटी की मलकियत में हो, ऑनरशिप में हो, और वो उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस में यूज करते हो, मतलब फॉर सेल पर्पस नहीं है, उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस में यूज करते हो। सेकंड क्लासिफिकेशन है इसकी। थर्ड इसकी क्लासिफिकेशन या यूजेज, वो हमारे पास हो सकता है कैपिटल एप्रिसिएशन, हेल्ड फॉर कैपिटल
एप्रिसिएशन और रेंटल टू अदर्स, रेंटल टू अदर्स। अगर ये दो किस्म के यूजेज हों कि आपने इस लैंड एंड बिल्डिंग को हेल्ड किया हुआ, अपने पास रखा हुआ है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। देखें, पीस ऑफ लैंड अक्सर हम लोग परचेज कर लेते हैं। मैं भी आप में से किसी के वालिद साहब ने भी ऐसा किया हो कि एक तो घर है ना जिसमें आप लोग रहते हो, ओके, वो है ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। दूसरा, एक पीस ऑफ लैंड उन्होंने किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में परचेज करके रखा हुआ है या कोई घर परचेज करके रखा हुआ है। अब उसके दो पर्पसेस हैं। पहली चीज, उन्होंने अपना वो जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है ना उधर, उन्हें पता है कि आज अगर मैंने एक वो पीस ऑफ लैंड 50 लाख रुपए का लिया है तो आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन ये 1 करोड़ रुपीस का बन जाएगा। ओके, ये कैपिटल एप्रिसिएशन है। अब क्या वो उस पीस ऑफ लैंड को अपने पास यूज कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, ये एक किस्म की उनकी इन्वेस्टमेंट ही हो गई उधर। दूसरा, अगर सपोज पीस ऑफ लैंड नहीं है, घर है बना बनाया, तो उस घर के दो पर्पसेस हैं। एक तो ये कि वक्त के साथ साथ वो अपनी वैल्यू को भी इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा, अभी आपने उसको रेंट पर भी दे दिया है, तो वो रेंटल इनकम भी हम लोग वहां से अर्न कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं है जैसे आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई थी जिसका आपको रिटर्न मिलने जा रहा है? ऐसे ही है ना। तो अगर ये दो पर्पसेस हों तो इसको अलग से क्लासिफाई कर लेते हैं। अब अगर आप लोग गौर करें तो आपने अपने तमाम तर एसिड्स के लिए देखना होता है कि उसका यूजेज क्या है। इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को इनिशियल स्टेजेस पे भी बताई थी कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये जो एसी लगा हुआ है, ये हमारे लिए हमारा नॉन करंट एसिड है। हम इसको क्लासिफाई करेंगे IS 16 के मुताबिक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। लेकिन मैं जिस शोरूम पे गया, जिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, उसकी शॉप में भी एक एसी लगा हुआ था जो वो अपनी शॉप में यूज कर रहा था। तो वो उसके लिए उसका एसिड है, ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है। उसके लिए वो IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्लासिफाई करेगा। लेकिन कुछ एसी उसके पास रखे हुए थे जो फॉर सेल पर्पज थे, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या वो एसी भी उसके लिए IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्लासिफाई होंगे? तो वो कहां जाएंगे? IS 2 इन्वेंट्री के साथ। वो उसकी इन्वेंट्री हो गई ना, वो उसका नॉन करंट एसिड तो नहीं बना। क्या चीज एक ही है एसी ही, सिर्फ यूजेज। कि अगर फॉर सेल पर्पस है तो इन्वेंट्री उसके साथ डील करेगा, और अगर फॉर यूज पर्पस है तो फिर IS 16 उसके साथ डील करेगा। गॉट इट? तो यहां पर ऐसा ही है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एसिड मौजूद हो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप लोग सेल कर रहे हो, जैसे हम लोग रियल इस्टेट प्रॉपर्टी डीलर्स की बात करें, तो उनका तो काम ही लैंड एंड बिल्डिंग की सेल एंड परचेज है। उनके लिए ये लैंड एंड बिल्डिंग उनके एसिड्स नहीं बनेंगे। IS 16 इनके साथ डील नहीं करेगा। इनके साथ कौन डील करेगा? IAS 2। और IS 2 कौन सा है हमारे पास? हमने इन्वेंट्री के सारे रूल्स इसके ऊपर अप्लाई कर देने हैं। किसी को कोई डाउट? और ये इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड आप लोग इंट्रो टू अकाउंटिंग में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लियर? फिर अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग आप अपने पास यूज करते हो, मतलब प्रॉपर्टी डीलर है लेकिन उसकी अपना एक ऑफिस मौजूद है, उसका ऑफिस क्या फॉर सेल पर्पस है? क्या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन है? कैसा नहीं है, जैसे बिजनेस में यूज हो रहा है। तो उसने उसको क्लासिफाई करवाना है कहां पर? IAS। ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो, जो बिजनेस में यूज हो रही हो, उसके साथ डील करेगा IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड, जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो। कोई डाउट किसी को? क्लियर? लेकिन ये दोनों पर्पसेस नहीं है, और आप लोग चले गए उस लैंड एंड बिल्डिंग की कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, या रेंटल टू अदर्स के लिए, या
आपके पास पर्पस डिफाइन नहीं हुआ अभी तक। क्या आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग तो परचेज कर ली, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फॉर सेल पर्पस है, या आपने अपना घर बनाना है उसके ऊपर, या ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बनानी है, अपने इस्तेमाल में लेकर आना है, या इसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखना है। अभी तक पर्पस डिफाइन नहीं हुआ, तब भी वो इसी कैटेगरी में आ जाती है, पर्पस अनडिफाइंड। तो इसके साथ अब डील करेगा IAS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IP। ऑलराइट, ये तीन स्टैंडर्ड में डिफरेंस है। तो आपको यहां तक की बात समझ आ गई? तो आज हम कौन सी प्रॉपर्टी के साथ डील करने वाले हैं? हेल्ड फॉर यूज्ड एज कैपिटल एप्रिसिएशन, और रेंटल टू अदर्स, और पर्पस नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, ये है हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। I16 हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। हमें पता है कि उसकी इनिशियल मेजरमेंट कैसे होगी, उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी। इन्वेंट्री के बारे में इंट्रो टू अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, वो हम लोग डील कर चुके हैं। आज हमारा फोकस होना है IAS 40 पर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब सबसे पहली चीज यही होती है कि डिफाइन आपने ये देखना है कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन से एसेट्स पर अप्लाई हो रही है। तो हमें पता चल गया कि हमारे कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिन पर हमने IAS 16 या IAS 2 नहीं अप्लाई करना। कौन सा एसिड अप्लाई करना है, कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करना है? IAS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऑलराइट, अच्छा, अब जब पता चल गया कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई होना है, अब आ जाते हैं इसके रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के ऊपर, इसकी मेजरमेंट के ऊपर, कि हमने इसको किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है। फर्स्ट वाली ट्री डायग्राम सब बच्चों को समझ आ गई? चले, IAS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसके लिए भी ना भाई दो चीजें हैं कि हमने जो इसकी रिकॉग्निशन करनी है, वो इनिशियल रिकॉग्निशन कौन सी वैल्यू पर होनी है, और सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन मेजरमेंट कब होनी है। सबसे पहले आएगी इनिशियल, इनिशियल मेजरमेंट। जब इनिशियल मेजरमेंट हो जाएगी तो सब्सीक्वेंट मेजर। अच्छा, अब इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब IAS 40 आया था ना, इसके आने से पहले हम लोग ऐसी प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई होती थी, या रेंटल टू अदर्स, हम लोग उसको IAS 16 का ही पार्ट बनाते थे। हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते थे IAS 16 में, नॉन करंट एसेट्स में। वहीं पे जाकर IAS 16 के मुताबिक हम उनके साथ डीलिंग कर रहे होते थे। लेकिन जब एडवांसमेंट आई, हमें पता चला कि भाई IAS 16 में जो एसेट्स होते हैं वो हम लोग यूज कर रहे होते हैं बिजनेस में, जबकि ये जो हैं ये बिजनेस में यूज तो हो नहीं रहे, इनका तो पर्पस ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमने ना इनको अलग कर दिया कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलग कर दिया। जैसे ही इसको अलग किया, तो इसके लिए सारा वही क्राइटेरिया वगैरह आ गया। तो ये कुछ चीजें ना विरासत में लेकर आया, और विरासत इसको कहां से मिली थी? इसके अब्बू जान से। कौन थे? IAS 16। उन्होंने विरासत में से बहुत कुछ दिया था कि भाई परेशान ना हो, तुझे मैं अलग जरूर कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें मैं तन्हा नहीं छोड़ रहा। कैसे? अब ये परेशान था कि भाई इनिशियल मेजरमेंट कैसे हो, क्योंकि पहले तो ये अब्बू के पैसों पे पलता था। अब ये भी परेशान था कि भाई इनिशियल मेजरमेंट कैसे हो। IAS 16 ने कहा कि जहां जहां तुम्हें मुश्किलात पेश आए ना, तुमने हमें फॉलो कर देना है। कैसे?
i16 इनिशियल मेजरमेंट कैसे करता था? इसने भी एट कॉस्ट कर, इसने भी। अच्छा, i16 अपनी रिकॉग्निशन कब करवाता था? रिकॉग्निशन कब होती थी? 2 पॉइंट से। नहीं नहीं, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं होता, जब वो यूज में आता था। तो पता कैसे चलता था कि ये यूज में आ गया है? हाँ जी, हाँ जी, क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। उस दिन आप लोगों ने इसकी रिकॉग्निशन करनी है। ओके, तो रिकॉग्निशन का इसका क्राइटेरिया भी बिल्कुल वैसा ही है। कैसा? पहले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट्स will flow to the entity and cost can be measured reliable. All right, अगर ये क्राइटेरिया मीट कर जाए तो आपने उसको अपने पास रिकॉग्नाइज करना है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन को मेजर कौन सी वैल्यू पे करोगे? तो i16 ने क्या कहा था? एट कॉस्ट। इसके लिए सेम वही क्राइटेरिया है। ऑलराइट, ये देखो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। अब ऐसा नहीं है जैसे i16 की मैं जरा रिवीजन करवा रहा हूं आप सब लोगों को, बेसिकली ऐसा ही है। और ये अक्सर ऐसा होगा, न्यू स्टैंडर्ड पढ़ाते पढ़ाते प्रीवियस की मैं रिवीजन करवा रहा हूं। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बेनिफिट will flow to the entity and cost can be measured reliably. And cost can be measured reliably. ये दोनों पॉइंट्स क्लियर सब बच्चों को? अगर ये ऐसा हो जाए तो आपने इनिशियल मेजरमेंट करनी है एट कॉस्ट। ऑल राइट, ऑल राइट। और कॉस्ट कैसे डिटरमिन होगी? i16 ने सारा बता दिया था। क्या आप लोगों ने कॉस्ट को कैसे डिटरमिन करना है? परचेज प्राइस प्लस कस्टम ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह, और लेस कर दोगे एनी डिस्काउंट्स या रिबेट्स वगैरह लेस कर दोगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस उसमें ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल सेम वैसा क्राइटेरिया कॉस्ट को मेजर करने का, कोई चेंज नहीं। तो उसको एक्स्ट्रा से फिर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ओके, हो गई बात? अच्छा, जब कॉस्ट पे इसको आप लोग रिकॉग्नाइज करोगे तो उसके बाद एसिड को रिकॉर्ड करोगे उसकी WDV के ऊपर। कैसे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसने भी डेप्रिशिएट होना है और इसको जाके रिकॉर्ड करोगे एट WDV। ऑलराइट, लेकिन जब जाते हो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर, तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट i16 क्या कहा था उसने? भाई दो मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल एंड, दोनों में से जो पसंद है रख लो। ऐसे ही था ना? जब इधर पहुंचे सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, i14 ने कहा मेरा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। क्या? कैसे सॉल्व हो गया? उसने कहा कि भाई मुझे भी दो रास्ते मिल गए, क्या मैंने इन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते पे चलना है। कौन से रास्ते मिले उसे? कॉस्ट मॉडल। ऑलराइट, और i16 ने कहा था रिवैल्यूएशन मॉडल। अब ये करने लगा रिवैल्यूएशन मॉडल, वहां पे i16 ने कहा इतना भी मुझे ना फॉलो करो, रिवैल्यूएशन मॉडल मेरे लिए रहने दो, तुम आ जाओ अपने फेयर वैल्यू मॉडल पर। अब ये बात याद रखना, ये MCQs के हवाले से भी और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई i16 के ऊपर सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में, i16 के ऊपर
कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू मॉडल है, और रिवैल्यूएशन मॉडल एंड फेयर वैल्यू बोथ आर नॉट सेम। ओके, तो सेम होते तो हम लोग कोई रिवैल्यूएशन मॉडल ना लिख देते इधर। तो यहां इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने कौन से मॉडल को फॉलो करना है? फेयर वैल्यू मॉडल को फॉलो करना। बात क्लियर हो गई? सिर्फ वो एक छोटा सा डिफरेंस हमें नजर आया कि वहां से उसने अपना कुछ नया किया कि मैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं जाता, मैं कौन से मॉडल पे जाऊंगा? अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, इसीलिए तो हम लोगों ने नेम चेंज किया है। अब अगर है कॉस्ट मॉडल पर, फिर तो भाई कोई मसले वाली बात है नहीं। हर साल आप लोगों ने एसिड की कॉस्ट में से लेस कर देनी है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसको पहुंचा देना है इसकी WDV पर, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस वैल्यू पे ये रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ जी, एनी डाउट? बात क्लियर हो गई? अच्छा, और अगर है फेयर वैल्यू मॉडल, तो फेयर वैल्यू मॉडल हर साल एसिड की फेयर वैल्यू फाइंड करोगे क्या? हर साल एसिड की फेयर वैल्यू फाइंड करोगे। अब देखो, रीवैल्यूएशन उसने कहा था चाहो तो हर साल करो रीवैल्यू, चाहो तो 2-3 साल के बाद करो। अगर आपको लगता है कि कोई आपको सब्सटेंशियल चेंज नजर नहीं आ रहा, तो आप 5 साल बाद भी रीवैल्यू कर सकते हो। याद आया? लेकिन फेयर वैल्यू हर साल एसिड की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हर साल के एंड पर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू देखनी है, मतलब मार्केट वर्थ देखनी है कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है। ओके हो गई बात? जैसे ही एसिड को उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, ये बात तो कंफर्म हो गई कि हर साल के एंड पर जो फेयर वैल्यू होगी वही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। नहीं, नहीं समझ आई? आ गई समझ? तो अब जैसे ही फेयर वैल्यू पर लेकर जाओगे, या तो मिलेगा फेयर वैल्यू गेन, या मिलेगा फेयर वैल्यू लॉस। तो रिवैल्यूएशन में भी तो ऐसे ही होता था कि या मिलता था रिवैल्यूएशन गेन, या मिलता था रिवैल्यूएशन लॉस। सुन लो, ओके? तो जब आप लोग देखो IAS 16 को जरा माइंड में लेकर आओ। जब मिलता था ना रिवैल्यूएशन लॉस, अब फॉरन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भागते थे, और सारे का सारा लॉस उसी को उसी साल जाके चार्ज कर देते थे। बात याद आई? लेकिन जब गेन होता था, तो क्या गेन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को देते थे? नहीं, कभी भी नहीं। कहां जाते थे? रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे रिकॉर्ड करते थे, और फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बराबर रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे भीख दे रहे हो उसको। ऐसे ही था ना? यहां पर ऐसा नहीं। यहां पर बड़ी खूबसूरत सी बात, प्यारी, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट लेकर आया। उसने कहा IAS 14 ने कि भाई IAS 16 ने तुम्हें बहुत रुला लिया, यहां पे रोने की कोई जरूरत नहीं है। हर साल आप लोगों ने एसिड की फेयर वैल्यू का गेन या फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड करना है, कैलकुलेट करो, और जो भी गेन या लॉस आए जाके चार्ज कर दो प्रॉफिट और लॉस। गेन है तो अदर इनकम, लॉस है तो एक्सपेंस। आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, चाहे फेयर वैल्यू गेन है चाहे फेयर वैल्यू लॉस है। जिस साल वो गेन या लॉस आ रहा है, उस साल के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाके इसको रिकॉर्ड करते हैं। ऑलराइट? और एसिड को डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जब रिवैल्यूड एसिड था IAS 16, आप रिवैल्यूड एसिड को भी डेप्रिशिएट करते थे। यहां पर अगर कॉस्ट मॉडल है तो डेप्रिशिएट करोगे, अगर कॉस्ट मॉडल है तो डेप्रिशिएट करोगे और उसको रिकॉर्ड करोगे उसकी WDV पर। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल है
तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है, एसेट अपनी फेयर वैल्यू पर ही रहेगा। और जो भी ड्यूरिंग द ईयर गेन या लॉस है वो चार्ज कर दोगे प्रॉफिट और लॉस। बात क्लियर? फेयर वैल्यू रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और ड्यूरिंग द ईयर जो फेयर वैल्यू गेन या लॉस आएगा वो चला जाएगा प्रॉफिट और लॉस। यहां तक किसी को कोई इशू? ये आप लोगों को दोनों ट्री डायग्राम समझ आ गई? क्या IS 40 इजी नहीं लग रहा? कि बड़ा मजे का काम है यार, ये तो मुफ्ता लगने वाला है हम लोगों का। हकीकत में ऐसा ही है कि मुफ्ता ही लगने वाला है। अब यहां पर देखो, IS 16 ने भी आपसे ये कहा था कि भाई क्लास ऑफ एसिड्स के लिए सेम मॉडल रखना। क्या मतलब अगर आप लोगों ने कहा ना कि भाई मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है और मैंने इसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल रखना है, तो उसने कहा अपनी तमाम लैंड एंड बिल्डिंग्स पर रिवैल्यूएशन मॉडल ही रखना। आपने कहा व्हीकल्स हैं और मैंने इसके ऊपर कॉस्ट मॉडल रखना है, उसने कहा तमाम व्हीकल्स पे कॉस्ट मॉडल रखना। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ व्हीकल्स के ऊपर कॉस्ट मॉडल और कुछ पे रिवैल्यूएशन मॉडल, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग पे कॉस्ट मॉडल और कुछ पे रिवैल्यूएशन मॉडल। ये नहीं हो सकता, हकीकत बात है। इसने भी वही कहा कि क्लास ऑफ एसिड्स मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक ही क्लास ऑफ एसिड है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहते हैं या तो आप कॉस्ट मॉडल रखो या दोनों में से कोई एक रख सकते, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल रखा तो फिर तमाम के ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल रहेगा। कॉस्ट मॉडल रखा तो तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कॉस्ट मॉडल ही रहेगा। रूल समझ आ गया होगा? बेसिक रूल यही है। लेकिन अब इस रूल में एक्सेप्शंस हैं, इस रूल्स में एक्सेप्शंस हैं। आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो आपके पास ना एंटीक चीजें मौजूद हों। मतलब क्या आप लोगों ने बाबा कायद आजम की कार ली हुई है, एक एंटीक चीज है, मे भी मार्केट में उसकी वर्थ ना हो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी फेयर वैल्यू आपको नहीं देती, जो अपनी जिनकी फेयर वैल्यू को हम लोग रिलायबली मार्केट में मेजर नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो फिर वो फेयर वैल्यू पे कैसे जाएंगी जब उनकी मार्केट में वैल्यू ही नहीं है? सोचने वाली बात है ना। आपकी बाकी सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू मिल रही है, आपके पास मॉडल था फेयर वैल्यू मॉडल, आपने तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे जाके रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसकी फेयर वैल्यू को आप लोग फाइंड नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू एनी रीजन। तो अब मजबूरी है, उसको कॉस्ट पे लेकर जाएंगे, कोई डाउट? लेकिन क्या अब कुछ फेयर वैल्यू पे जा रहे हैं, कुछ कॉस्ट पे जा रहे हैं, तो क्या इसकी वजह से बाकियों को भी कॉस्ट पे लेकर जाऊं? तो आंसर है नो, कि ये एक्सेप्शन है। वैसे अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो आपने तमाम एसिड के ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल ही अप्लाई करना है, लेकिन कोई एक ऐसा एसिड जिसकी आप फेयर वैल्यू को फाइंड ना कर सकते हो ड्यू टू एनी रीजन, उसको कॉस्ट मॉडल पे लेके चले जाना। बात क्लियर? लेकिन उसकी वजह से बाकियों को कॉस्ट मॉडल पे ना लेकर जाना, बाकियों को फेयर वैल्यू मॉडल पे ही रहने देना। और इन फ्यूचर अगर तुम्हें उसकी फेयर वैल्यू मिल जाए तो उसको भी उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देना। बात समझ आ गई है? बात क्लियर? ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई पॉइंट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब आप यहां तक पहुंच जाते हो तो रास्ते में गुजरते गुजरते बहुत सी मुश्किलात का भी सामना होता है। अकेले चलते हो, रास्ते में गुजर रहे होते हो तो बाकी लोग मिलते भी जाते हैं, जो पहले से चल रहे थे वो छोड़ भी जाते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर। अब ट्रांसफर क्या, आपके पास ना डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफर मौजूद हैं। अभी देखें हम लोगों ने
इस लैंड एंड बिल्डिंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? टोटल 4 ट्रांसफर हो सकते हैं आपके पास। इन टोटल 4 ट्रांसफर हो सकते हैं आपके पास। कौन कौन से? फर्स्ट ट्रांसफर, आपके पास इन्वेंट्री थी, मतलब आप लोगों ने उसको अपने पास रखा हुआ था फॉर, लेकिन बाद में आपने इसके यूजेज को बदल दिया और आपने कहा कि नहीं, मैं इसको अभी नहीं सेल करता, मैं इस पीस ऑफ लैंड को फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन लेके जाता हूं, मतलब मैं कुछ अरसे के लिए इसको होल्ड करता हूं और फ्यूचर में इसको यूज करूंगा। तो इन्वेंट्री को ट्रांसफर करने जा रहे हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, ये पहला ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये बात समझ आ गई? दूसरा, आपके पास बेसिकली बिल्डिंग अपने यूज में थी, आप लोग कुछ यूज कर रहे थे, आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे एज IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लेकिन बाद में आपने सोचा क्यों ना मैं इसको रेंटल पर दे दूं। आप खुद किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए और अपनी ये वाली बिल्डिंग रेंट पर दे दी, तो फॉर रेंटल पर्पस आ गई, तो IAS 16 को उसकी छोड़ देना है, पर्पस चेंज हो गया, क्योंकि अब हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे और अब हम उससे रेंटल टू अदर्स इनकम अर्न कर रहे हैं, तो IAS 16 ट्रांसफर हो जाएगा IAS 40, मतलब PP, ट्रांसफर ऑफ PPE टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बात समझ आई? फिर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, आपने उसको फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लगा दिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रांसफर कर रहे हो इन्वेंट्री में। बात क्लियर? या आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, आप उसे कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल टू अदर्स था, लेकिन आप उसको अपने ही हेड ऑफिस के तौर पे यूज करने लगे। बात समझ आई? तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू PPE, प्रॉपर्टी ओनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। क्लियर? 4 ट्रांसफर बताए हैं मैंने, कौन कौन से? इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री, PPE टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू PPE। ये टोटल 4 किस्म के ट्रांसफर। ओके, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में प्लस माइनस फिर होता रहेगा, तो आपकी लाजिम बात है इन्वेंट्री एंड PPE में भी प्लस माइनस होगा। ओके, अच्छा, अब इन चीजों को जरा हम लोग देखते हैं। अपनी बुक पर आए, यहां पर देखें, सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ें। क्या आपको ये बात समझ आ गई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी, लैंड एंड और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, मतलब एक पोर्शन पे आप लोग खुद हैं, आपके अपने इस्तेमाल में है, लेकिन दूसरा पोर्शन रेंटल टू अदर्स, तो आप लोग पार्ट ऑफ बिल्डिंग उसको क्लासिफाई करोगे, पार्ट को क्लासिफाई करोगे IAS 16, पार्ट को क्लासिफाई करोगे IAS 40, और बोथ हेल्ड टू अर्न रेंटल्स और फॉर, और दोनों भी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, हम लोगों ने एक बिल्डिंग परचेज की तो लानी बात है उसके साथ लैंड तो आएगी ना, लेकिन एक तो उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन साथ साथ मैंने उसको रेंट पर भी दिया हुआ है, तो वहां से मुझे रेंटल इनकम भी आ रही है, तो दोनों पर्पसेज एट द सेम टाइम, कि कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रही है और साथ में रेंटल इनकम भी आ रही है मेरे पास। क्लियर? rather than rather than for use in the production or supply of or services or for, आपको नहीं लग रहा जैसे IAS 16 की ये डेफिनेशन थी, assets held for use in production or supply of goods or services or for administrative purposes, ऐसा नहीं है? तो उसने कहा कि भाई IAS 16 का कोई एसेट नहीं होना चाहिए, ओके, मतलब पर्पसेस ये वाले ना हो, या फिर और सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस,
तो कहता है इसके साथ IS2 ने डील करना है, तो सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज को मैंने बड़े आसान से अल्फाज में यहां पे बता दिया। क्या इजी नहीं हो गया था बात को समझना? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, कहता है ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। बेसिकली ये टर्म उसने सिर्फ यहीं पे यूज की है, मतलब पीपीई। पीपीई की बात कर रहे हैं क्या? कहते हैं इस प्रॉपर्टी हेड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। पीपीई की यही डेफिनेशन नहीं थी, तो आप इसके साथ लिख सकते हो कि पीपीई को ही ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर? फिर देखो, द फॉर्मिंग और एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, किसकी एग्जांपल्स हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। अब देखो कौन सी एग्जांपल बन सकती हैं? हर वो एसेट जो फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन हो, या वो फॉर रेंटल्स हो, या वो इन दोनों में आ जाए, या जिसका पर्पस डिफाइन ना हो। मैंने कहा पे लेके चले जाना है उसको, तो एग्जांपल भी वैसे ही बना लेंगे हम लोग। ओके, मतलब सिंपल सी बात है, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस ना हो, और फॉर सेल टू अदर्स भी ना हो। तो इसके अलावा कोई भी पर्पस हो तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया। मतलब कॉमन सेंस आप लोग यूज करो तो अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या एग्जांपल आई। सबसे पहले आपने जहां पे फोकस करने ज्यादातर लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। कहते हैं आपके पास एक ऐसी लैंड मौजूद है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल, अब बस इसने चार चांद लगा दी है, कि अब आप लोग उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बताने जा, क्योंकि पर्पस क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन रादर देन फॉर शॉर्ट टर्म सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। देखो भाई, जो लैंड एंड जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, उनके पास जो लैंड एंड बिल्डिंग्स वगैरह मौजूद होती हैं, अब वो बाकी ट्रेडिंग बिजनेस की तरह डेली बेसिस पे 10-12 लैंड सेल एंड परचेज नहीं कर लेते। उनको टाइम लगता है। कभी कभी ऐसा होता है एक ही घर को सेल करने में उन्हें महीनों भी लग जाते हैं, लेकिन फॉर सेल पर्पस तो है ना, तो उसको कहते हैं फॉर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। लेकिन अगर वो ये डिसाइड करते हैं नहीं भाई मैंने अभी इसको सेल नहीं करना, मैं 2-3 साल 4 साल 5 साल वेट करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि मैंने सेल करना है या नहीं, तो अब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेलिंग के लिए तो नहीं आ रहा, ये तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए जा रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाए। क्लियर? भाई प्रॉपर्टी डीलर है, शॉर्ट टर्म के लिए उसने रखा कि भाई जैसे ही कोई अच्छा कस्टमर मिला मैंने सेल कर देना है, तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो इन्वेंट्री है। ओके, कोई इशू? कहते हैं लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज। पीस ऑफ लैंड हमने परचेज कर लिया, लेकिन अभी तक ये नहीं डिसाइड किया खुद यूज करें, इसको सेल करें, या आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लेकर जाएं। तो अगर पर्पस डिफाइन नहीं है तो भी कहते हैं इफ एन एंटिटी हैज नॉट डिटरमिन्ड दैट इट विल यूज द लैंड एज ओनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और फॉर शॉर्ट टर्म सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, द लैंड इज रिगार्डेड एज हेल्ड फॉर। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो? क्या यही बात मैंने आपको यहां पे बता नहीं दी थी? हो गई थी ना क्लियर? अब यहां पे देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको ये ट्री डायग्राम समझ आ जाए ना, तो समझ लेना आपका IS40 खत्म हो चुका है, इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर देखो, अ बिजनेस, अ बिल्डिंग ओन्ड बाय द, अब भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी मलकियत में होती है, सिर्फ उसके यूजेज का फर्क होता है। पीपीई भी ओन्ड बाय द बिजनेस होता है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी ओन्ड बाय द बिजनेस है। क्लियर? लेकिन अगर बिल्डिंग खुद से यूज कर रहे हो तो फिर ओनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, पीपी। और अगर आपने उसको फॉर रेंटल टू अदर्स रखा हुआ है तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर? अब देखो, ओन्ड बाय द एंटिटी एंड लीज्ड आउट। लीज्ड आउट से क्या मुराद है? यहां पर रेंटल टू अदर्स। क्या हमने उसको लीज आउट करना मतलब रेंट पर दे दिया, अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीज। अच्छा, ये ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, ये इंशाल्लाह आप लोग FR2 में जाके पढ़ेंगे, जहां पर इसको ऐसा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। लीज से मुराद आपके लिए समझना है रेंट पर देते हैं, सिंपल सा आपने इसको रखना है। ओके, अच्छा
मतलब रेंटल एग्रीमेंट्स वगैरह। फाइनेंस लीज हो तो फिर ये आपके पास इस तरह से नहीं बनती, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फिर नहीं बनती फाइनेंस लीज में। वो आप लोगों को उधर ही जा, लीज की दो टाइप्स हैं आपके पास, एक ऑपरेटिंग लीज, दूसरा फाइनेंस लीज। वो आप लोग इंशाल्लाह R2 में जाके इन डिटेल से। फिर देखिए अ बिल्डिंग दैट इज वैकेंट, खाली पड़ी हुई है अभी, बट इज हेल्ड टू बी अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीज। तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैं कहूं कि भाई ये बिल्डिंग फॉर रेंटल है और फौरन उसी टाइम कोई ना कोई टेनेंट आ जाए, क्या ऐसा होगा? नहीं, उसके लिए भी टाइम लग सकता है। तो मतलब मैं खाली करके रखूंगा, लोगों को पता होगा कि भाई अवेलेबल फॉर रेंट है, तो लोग आएंगे, फिर पता नहीं रेंटल इनकम कब से मुझे मिलना शुरू करे। तो वो जितने टाइम पीरियड में खाली रहती है ना, उस टाइम पीरियड में भी आपने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसीडर करना। ऑल राइट। फिर प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड फॉर एज, मतलब मैंने पीस ऑफ लैंड लिया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन खुद करने लग गया। मैंने बिल्डिंग नहीं ली, बिल्डिंग मैं खुद बना रहा हूं, लेकिन पर्पस क्या है? मैंने उसको खुद नहीं यूज करना, मैंने उसको सेल भी अभी नहीं करना। मुझे पता है कि भाई अगर पीस ऑफ लैंड में 5 साल के लिए रखता हूं ना, तो आज जो पीस ऑफ लैंड सपोज 20 लाख रुपए का है, वो 35 का चला जाएगा, 40 का चला जाएगा। लेकिन अगर 20 लाख के पीस ऑफ लैंड के ऊपर 30 लाख की मैं बिल्डिंग बना लूं, मेरा टोटल एक्सपेंस 50 लाख रुपए का है, और फिर मैं 5 साल तक इसको रखूं, तो मुझे ये 1.5 से 2 करोड़ रुपए देकर जाएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन। ओके। अब ये भी एक इन्वेस्टमेंट थी। क्या मैंने बिल्डिंग बनी बनाई नहीं ली, मैंने खुद से ले ली। पर्पस क्या था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कैपिटल एप्रिसिएशन। ओके, उसको खुद यूज करने का पर्पस नहीं था, उसको बनाने के बाद फौरन सेल करने का पर्पस भी नहीं था। तो भी आप लोगों के पास अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग वगैरह होगी, वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाए। कोई डाउट? अच्छा, कहते हैं फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ आइटम्स दैट आर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड आर देयरफॉर आउटसाइड द स्कोप ऑफ IAS 40। अब ये जरा खुद से रीड करो, और ऐसी कोई एग्जांपल जो आपको समझ में, मैं बेसिकली आपको बता चुका हूं, कोई ऐसी एग्जांपल जो आपको समझ ना आए वो आप लोग मुझसे पूछो, जल्दी करें। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स वगैरह आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। पॉइंट H अगर आप लोग देखें, कहते हैं प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय। अक्सर आप लोग देखें कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह या फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो वहां पर ना अपने एम्प्लॉयज के लिए अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, उनके रिहाइश वगैरह के लिए। अच्छा, फिर क्या होता है, कभी कभी तो कंपनी खुद से उनको वो प्रोवाइड कर देती है अकोमोडेशन, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कि जाओ ये अपार्टमेंट जहां पे आप लोगों ने रहना है। क्लियर? कभी कभी ऐसा होता है उनसे रेंट भी चार्ज करते हैं। अब क्या है कि बाहर अगर वो कहीं जाते अकोमोडेशन लेते हैं, तो सपोज 30,000 रुपये पे करते हैं, लेकिन कंपनी ने कहा नहीं, आप हमें 15,000 रुपये दे देना, 50% डिस्काउंट पे चल रहे हैं। अब ये जो 15,000 रुपये आ रहे हैं, ये बेसिकली रेंटल इनकम नहीं है। ये पर्पस जो हमारे पास है वो रेंटल टू अदर्स नहीं, ये तो अपने एम्प्लॉयज को अपने पास रिटेन करने के लिए है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने एम्प्लॉयज की रिहाइश के लिए अगर किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी का बंदोबस्त करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज आपको रेंट दें या कोई नॉमिनल अमाउंट पे भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसको रेंटल टू अदर्स वाला पर्पस चार्ज नहीं करना, इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसीडर ना। ये आपकी कंपनी के लिए जरूरी था कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को कंसेशनल अकोमोडेशन नहीं देंगे, तो उन्होंने आपको छोड़ के चले जाना है। ओके, और कोई पॉइंट? जी, एसिड्स है कंपनी के, I-16 है ना, फॉर सेल पर्पज भी तो नहीं है ना, सेल भी तो हम नहीं कर रहे हैं ना, एसिड्स हैं कंपनी के ये। जी, और कोई बात? सारे एग्जांपल्स क्लियर? अच्छा, फिर अब रीजन बताता है, कहते हैं कि हम क्यों जरूरी पड़ गया कि हम इनको अलग सेपरेटली क्लासिफाई करें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम लोगों ने अलग क्यों किया? तो पर्पस की वजह से बेसिकली, कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पर्पस कुछ और है और I-16 का पर्पस कुछ और है। यही वजह थी कि हमने इसको सेपरेटली क्लासिफाई कर लिया। करो रीड इसको जरा।
जी, इस पैसेज में किसी को कोई डाउट? तमाम बात क्लियर हो गई? अच्छा, मतलब जैसे ही पढ़ते गए आपके माइंड उसको एक्सेप्ट करता गया कि बात तो बिल्कुल सही हो रही है, ऐसे ही है ना? अच्छा, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। पोर्शन हेल्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अभी ये भी बात मैंने आप लोगों के साथ कर दी कि एक ही बिल्डिंग है, उसमें एक साइड मतलब ग्राउंड फ्लोर समझ लें या फर्स्ट फ्लोर समझ लें, आपने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, लेकिन दूसरी जो भी आपके पास उसका पोर्शन है वो आपने रेंट पर दिया हुआ है। तो अब उस पूरी बिल्डिंग का क्या करना है? तो कहा गया है कि उस पूरी बिल्डिंग को भी पोर्शन वाइज लेकर आ जाओ। पोर्शन क्लासिफाई करो एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पोर्शन क्लासिफाई करो एज ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ऑलराइट। अच्छा, ये जरा पढ़ो, दो लाइनें ये वाली तो पढ़ लो ना। Some properties comprise a portion that is held to earn rentals or for capital appreciation, and another portion that is held for use in the production or supply of goods or services or for administrative purpose। अब इसके लिए उसने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, उन पोर्शंस को सेपरेट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उन पोर्शन को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ओके, अगर आप सेपरेट कर सकते हैं तो इजी सी बात है भाई, जब सेपरेट हो सकते हैं तो दोनों को सेपरेटली डील करो। I-16 को अलग डील करो और I-40 को अलग से डील करो। कहता है इफ दिस पोर्शन कुड बी सोल्ड सेपरेटली एंड एंटिटी अकाउंट्स फॉर द पोर्शंस सेपरेटली। कोई डाउट? बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर हम लोग उसको सेपरेटली डील नहीं कर सकते, नॉन सेपरेबल पोर्शन, if the portion could not be sold separately, the property is investment property only if an insignificant portion is held for use in the production or supply of goods or services or for। क्या मतलब? आपके पास एक बिल्डिंग है जिसमें डिफरेंट फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं, नीचे कमर्शियल बिल्डिंग है, मतलब उसमें दुकानें वगैरह बनी हुई हैं। तो आपने वो बिल्डिंग ना फॉर रेंटल्स कर दी, तो वैसे तो वो सारी की सारी बिल्डिंग ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। लेकिन उसी बिल्डिंग में आपने अपना हेड ऑफिस भी ओपन कर दिया कि जो भी हमसे ये फ्लैट रेंट पर लेने के लिए आएगा, शॉप्स रेंट पर लेने के लिए आएगा, तो हम लोग भी अपनी सर्विसेज देने के लिए इसी बिल्डिंग में ही मौजूद हैं। तो क्या जहां पर आपने अपना हेड ऑफिस बनाया है जिस शॉप वगैरह में, क्या वो रेंट पर दोगे? वो ऐसा नहीं है जैसे आप लोगों ने अपना अलग से वो बना लिया, अपने ही यूजेज के लिए लेकर आ गए। अब अगर आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके पास कितना पोर्शन है, फिर तो अपने उस पोर्शन को अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसीडर करो और बाकी सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके लिए यह मुश्किल है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि आपके पास जो पोर्शन मौजूद है उसकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि वो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाओ या पीपीई में जाओ तो लाजमी बात है सबसे पहली चीज तो उसकी कॉस्ट को मेजर करना होता है, और आप उसकी कॉस्ट को मेजर नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखना है कि भाई मेजर पोर्शन किसके पास है, मेजर पोर्शन किसके पास है। तो आपको नहीं लगता उस पूरी बिल्डिंग में से मेरे पास मैक्सिमम भी हुआ तो 1-2%, 5% तक होगा बस, बाकी सारी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही कंसीडर करूंगा। तो वो छोटे से पोर्शन को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर यही बात की है कि आपने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उस टाइम कंसीडर करना है जब आपको ये लगे कि इनसिग्निफिकेंट पोर्शन, सिग्निफिकेंट नहीं, इनसे मतलब कोई भाई हजारों शॉप्स हैं उनमें से दो शॉप्स आपने ले ली हैं, तो उस बिल्डिंग के लिए तो वो इनसिग्निफिकेंट पोर्शन हो गया। इतने सारे फ्लैट्स वगैरह मौजूद हैं, किसी एक फ्लैट में आपने अपना ऑफिस बना लिया है, तो उसके लिए तो एक इनसिग्निफिकेंट पोर्शन हो गया। कि अगर इनसिग्निफिकेंट पोर्शन अगर आप लोग अपने इस्तेमाल में लेकर आए हुए हो तो आप पूरी बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही कंसीडर करना। ऑलराइट। अच्छा, फिर कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंसलरी सर्विसेज, मतलब उससे जो मुल्हिका सर्विसेज होती हैं। आप लोग देखें, अगर मैंने जैसे अभी ये बिल्डिंग की बात की, उस बिल्डिंग में लाजिम बात है सिक्योरिटी सिस्टम भी होगा, सिक्योरिटी के लिए मैंने वॉचमैन वगैरह भी रखे हुए होंगे।
गेट के ऊपर भी मैंने किसी ना किसी बंदे को रखा हुआ होगा, साथ में उनकी सफाई सुथराई के लिए भी मेरे पास काफी सारे एम्प्लॉयज मौजूद होंगे, है। आप देखें कि किसी भी आप इस किस्म के अपार्टमेंट्स वगैरह की तरफ जाएं, तो वो पार्किंग के लिए अलग से लोग मौजूद होते हैं, सफाई सुथराई के लिए इलेक्ट्रिशियन अलग से रखे हुए होते हैं, हम लोगों ने प्लम्बर अलग से रखे हुए होते हैं, मतलब तमाम तर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तभी तो जाके वो फ्लैट्स वगैरह सेल होते हैं या रेंट पर जाते हैं या अच्छा खासा रेंट मिलता है। जब तक आप सर्विसेज ना दें तो क्या आपके पास कोई आएगा टेनेंट वगैरह? आप लोग देखें, जब आप लोग कोई हाउसिंग सोसाइटी भी बनाते हैं ना, तो वहां पर भी आप सबसे पहले यही बातें बता रहे होते हैं, कुशादा सड़कें, 24/7 सिक्योरिटी, बिजली का इंतजाम, ये वो वगैरह वगैरह, ये एंसिलरी सर्विसेज हैं कि भाई जब तक आपको ये सर्विसेज नहीं मिलेंगी तब तक आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं, तो आपको एक्सपेंस भी तो पड़ रहा है उनका। तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अब उनको कैसे ट्रीट करना है। तो कहते हैं इन सम केसेस एन एंटिटी प्रोवाइड्स एंसिलरी सर्विसेज टू द ऑक्युपेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी इट होल्ड्स। अब के दो सिचुएशन हैं। इफ द सर्विसेज आर इनसिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट्स एज अ होल, क्या मतलब कोई खास इतनी अमाउंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट्स की हैं, या ये हो सकता है सर्विसेज आर सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट्स एज अ होल। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी कि या तो आपके लिए एक माइनर सी सर्विसेज होंगी, मतलब आप लोग किसी रेंटल हाउस में रहते हो ना, और उसमें सपोज इलेक्ट्रिसिटी का कोई थोड़ा बहुत काम शाम होने वाला है, अब मालिक मकान से कहे ना और वो भी देखे कि यार थोड़ा बहुत काम है, तो वो खुद अपने पैसों से करवा लेता है, ओके। लेकिन जब वो ये देखता है ना कि यार काम तो अच्छा खासा है और इसके ऊपर मेरा कोई 20, 25, 30 हजार रुपये लग जाना है, तो वो कहता है भाई ऐसा करते हैं आधे आधे कर लेते हैं, क्यों? उसे पता है भाई सिग्निफिकेंट अमाउंट है, अच्छी खासी अमाउंट है, तो वो कहता है भाई आधे आधे कर लेते हैं। या अक्सर लोग मुकर जाते हैं, कहते हैं भाई मैंने तो आपको जैसे दिया था मैंने तो आपसे वैसे ही लेना है, अब अगर कोई चीजें खराब हुई आपको ठीक करवाओ, क्यों? उसे पता है कि यार अच्छी खासी अमाउंट लग जानी है इसके ऊपर। तो ये चीज अब ये होती है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी अमाउंट आपके लिए सिग्निफिकेंट है और कौन सी अमाउंट आपके लिए इनसिग्निफिकेंट है, क्वेश्चन में मोस्टली बता दिया जाता है, ओके। और वैसे क्वेश्चन में इस किस्म की कोई बात आती नहीं है, इसको एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना। क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई है ना इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, तो आप लोग उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही, अगर कोई इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रखो। ओनर्स ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू द टेनेंट्स हु ऑक्युपाई द, किसी को कोई एतराज? सब क्लियर? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी बिल्डिंग की, तो देखो वहां पर आपको सिक्योरिटी भी मिलेंगी, कैमरास भी लगे हुए होंगे, सीसीटीवी कैमरास वगैरह, और बाकी सफाई सुथराई मेंटेनेंस के लिए भी आपको लोग वगैरह मिलेंगे, तो वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही निखार पैदा करना होता है। क्लियर? फिर देखो, कहते हैं अगर कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनाना। फिर एन एंटिटी ओन्स एंड मैनेज अ होटल एंड सर्विसेज प्रोवाइड टू गेस्ट और सिग्निफिकेंट्स टू द अरेंजमेंट्स एज अ होल। अब देखो जैसे एक होटल है ना, होटल में ना आप लोग कहीं बाहर सैर सूर करने के लिए गए, तो लाजमी बात है होटलों में स्टे करते हो, वो ना आप लोगों से पर नाइट चार्जेस लेते हैं एक रूम। अब उन्होंने क्या क्या काम होता है, क्या आपको ना वहां पे रिहाइश प्रोवाइड करना, लेकिन अगर आप वहां से खाना शाना खाना चाहो तो क्या वो उसी पैसों में ही आपको खाना दे देते हैं, या उसके अलग से चार्ज करते हैं? वो उसका अलग से बिजनेस होता है, वो खाने वगैरह का, वो उसको उस चीज में, वो होटल की रेंट में शामिल है, होटल को उसने अलग से रखा हुआ है और रेस्टोरेंट को उसने अलग से रखा हुआ है, ओके। यहां पर उसने वही बात की है कि अगर कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो फिर वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बने। एनी डाउट? सब क्लियर? अच्छा, फिर नीचे उन्होंने वैसे ही जरा एक दो लाइनें लिख दी हैं। इट मे बी डिफिकल्ट टू डिटरमिन वेदर एंसिलरी सर्विसेज आर सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट्स एज अ होल एंड जजमेंट इज नीडेड टू डिटरमिन वेदर प्रॉपर्टी क्वालिफाइज एज significant property. Therefore an entity is required to develop and disclose criteria for investment property classification so that it can exercise that judgment consistently.
मतलब अभी मैंने भी ये बात आपसे कही है कि भाई ये ना सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कहीं ये नहीं मेंशन कि कितनी अमाउंट सिग्निफिकेंट है और कितनी इनसिग्निफिकेंट है। तो ये डिटरमिन करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए अगर कोई अमाउंट सिग्निफिकेंट है तो हो सकता है आपके लिए ना हो, आपके लिए कोई अमाउंट सिग्निफिकेंट है मे बी मेरे लिए ना हो वो अमाउंट सिग्निफिकेंट, मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट अमाउंट हो वो। तो वो ना सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। तो कहते हैं ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है। आप लोग देखो कि अक्सर होटल्स वगैरह वाले ऐसे होते हैं जो नाश्ता फ्री में दे देते हैं, कहते हैं भाई हमारी इन सर्विसेज में नाश्ता ब्रेकफास्ट शामिल है, हाँ अगर आप लंच डिनर वगैरह करना चाहोगे तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं। ओके, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी आपको मुफ्त में दे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के लिए भी चार्ज कर रहे होते हैं। ओके, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कहता है जब सिचुएशन पे डिपेंड करना है तो हमारे लिए भी तो मुश्किल हो गए हैं। तो कहता है ऐसी चीज आपने हमें डिस्क्लोजर नोट्स में बतानी है, अपना ये क्राइटेरिया हमें बता देना कि आप उनको सिग्निफिकेंट चार्ज कर रहे हो या इनसिग्निफिकेंट चार्ज कर रहे हो और किस तरह से ट्रीट करोगे, उसको डिस्क्लोज आके जरूर कर देना। एनी डाउट? ऑल क्लियर? आई होप कि जितना कुछ हम लोगों ने आज पढ़ा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बाकी मैंने चीजें तो आप लोगों को काफी सारी आगे भी बता दी हैं, जैसे मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन वगैरह की बात हो गई है, ऑटो रिकॉग्निशन, फेयर वैल्यू मॉडल वगैरह इसकी बात हो चुकी है हमारे पास। तो आप लोगों ने डिस्पोजल इसका भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने IS 16 का पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही इसका भी डिस्पोजल है। तो आप लोगों ने इसको लेकर चलना है, जितना मैंने पढ़ाया अभी फिलहाल उतना आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है, जरा पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।